हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। दोस्तों साइंस की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए फिजिक्स के कुछ एस्पेक्ट क्लियर किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या 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 गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन लॉ क्या होते हैं, वो सभी बातें दोस्तों मैंने फिजिक्स के अंदर डिस्कस की थी। आज मैं दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर आपको बताऊंगा जो रसायन के जो एस्पेक्ट हैं, जैसे सोल्यूशन क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट वगैरह क्या होते हैं, NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वो सभी की सभी बातें दोस्तों आज मैं केमिस्ट्री के अंदर इसमें करने वाला हूं। अगर आप दोस्तों यूपीएससी के अंदर सीडीएस एनडीए या ईपीएफओ सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो साइंस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इस लेक्चर को जो दोस्तों अंत तक देखिए, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि आज केमिस्ट्री के अंदर वो सब चीज़ें जो यूपीएससी पूछती है वो सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी यूपीएससी सीधे सीधे कोई भी सवाल आपसे नहीं करती है, सिर्फ आपसे पूछती है कि किस चीज़ का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों वो सब चीज़ें मैं आपके आज इस एक्सपेक्ट के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ इसमें परमाणु संरचना के बारे में, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो आप दोस्तों दो चीज के पदार्थ होते हैं पूरी इन्वायरमेंट के अंदर या पूरी पृथ्वी में, दो दो चीजों से पदार्थ मिलकर बने होते हैं, परमाणु और अणु, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल। परमाणु कणों से मिलकर जो बनता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा की जाती है, प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कौन से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की खोज की जाती है, आपको उनको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोस्तों नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। परमाणु संख्या से दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका, जिसे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और वहीं द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं उनके न्यूट्रॉन में सम्मिलित द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जो एटम होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं उसमें आपको डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एटम, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, जैसे कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोस्तों एटम के अंदर आते हैं। और मॉलिक्यूल के अंदर दोस्तों इसके अंदर इकट्ठे होकर दो एटम बनते हैं। ठीक है। एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है दोस्तों मेकअप, एक मॉलिक्यूल होता है मेकअप, इसमें कंपाउंड होता है। ये दोस्तों जो मॉलिक्यूल होता है ये कंपाउंड स्ट्रक्चर का होता है और एटम दोस्तों ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का होता है। ये दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है एटम के अंदर, ये इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये सभी के सभी दोस्तों टेबल इसमें दी गई है एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नाभिक के अभिक्रिया के, यानी कि न्यूक्लियर जो इक्वेशन होती है, न्यूक्लियर जो आपको क्रिया होती है, ये कैसे होती है। आपने दोस्तों कभी ना कभी सुना होगा कि किसी देश के पास इतने परमाणु हथियार है, इस देश के पास इतने हाइड्रोजन बम है। वो दोस्तों कार्य किस प्रकार से करते हैं और वो इतना ज्यादा जो विस्फोटक उनके अंदर पदार्थ भरा होता है वो कैसे कार्य करता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी कभी ना कभी इन्हीं से सवाल आपसे पूछ लेती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों न्यूक्लियर फिजन के बारे में कि नाभिक के विखंडन का क्या होता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों एक परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराकर विखंडित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है दोस्तों नाभिक के विखंडन के तहत। ऊर्जा इतनी मात्रा में उत्पन्न होती है कि एक किस्म से अगर वो बम आपने देखा होगा जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, वो बहुत ही छोटी मात्रा के बम थे। लेकिन आज की मात्रा में दोस्तों आज के टाइम के देश के किसी भी देश के पास बड़े बड़े हथियार हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में वो परमाणु हथियार ले रखे हैं। उनका जो कार्य है दोस्तों नाभिक के विखंडन के आधार पर वो बम का निर्माण करते हैं, जिसमें दोस्तों यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के ऊपर दोस्तों जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी बौछार की जाती है और फिर बड़ी मात्रा में दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वही दोस्तों जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसको आप नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जो दो हाइड्रोजन है मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और जब दोस्तों ये दोनों हाइड्रोजन मिलते हैं ना और फिर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके एक बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोजन बम। वैसे तो हाइड्रोजन किसी देश के पास नहीं है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बम भी रखते हैं, जैसे अमेरिका है और उत्तर कोरिया है। यही दो शक्तिशाली देश ऐसे हैं दोस्तों जो हाइड्रोजन का और परमाणु बम का निर्माण करते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके अंदर जो नाभिक के विखंडन होता है और नाभिक के संलयन होता है। जैसे मैं इसका जो नाभिक के संलयन होता है इसका उदाहरण दोस्तों आप सन को ले लीजिए। जो सूर्य है दोस्तों वहां पर क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया हो रही है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो पार्टिकल मिलकर ही हीलियम का निर्माण करते हैं, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप देखते हैं दोस्तों हमारे जो सूर्य है
सौर ऊर्जा के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा इतनी एनर्जी पाई जाती है, इसी प्रकार से पाई जाती है कि जो नाभिक के संलयन होता है वहां पर वो अभिक्रिया चलती रहती है। अब दोस्तों आपने रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में सुना होगा, समस्थानिक और उनके उपयोग के बारे में सुना होगा, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी हमेशा से ही कभी ना कभी आपसे यही क्वेश्चन पूछती है कि आपको ये जो पदार्थ दिया है, ये जो मैटर दिया है, ये किस चीज में उपयोग आएगा। क्योंकि आपसे सीधे सीधे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये जो आपको मतलब सोडियम दे दिया कि सोडियम का यूज कहाँ पे हुआ, ये नहीं पूछेगा, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपसे पूछेगा। तो आपसे ध्यान रखना है दोस्तों कि इन चीज़ों का जो हमारे जो लाइफ साइकिल के अंदर, हमारे जो डेली यूज के अंदर जो जो चीज़ें उपयोग हो रही है, उन चीज़ों को आपसे यूपीएससी पूछती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कोबाल्ट 60 के बारे में। कोबाल्ट 60 आपने नाम सुना होगा। कोबाल्ट 60 का यूज होता है दोस्तों कैंसर के इलाज में। और आयोडीन 131 का जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसको पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। और डायबिटीज, एनीमिया आदि जो जितने भी लोग प्रभावित होते हैं दोस्तों, वो कार्बन 14 से दोस्तों उनका पता लगाया जाता है। सोडियम 24 से दोस्तों रक्त जो परिसंचरण होता है उनकी क्रियाओं का निदान करने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एसिड की, बेस की और साल्ट की। ठीक है, एसिड की और बेस की और साल्ट की। ठीक है, इसमें अम्लों का उपयोग दोस्तों जैसे फोटोग्राफर में, कपड़ाई रंगाई में, कागज के छपाने में, प्रयोगशाला में और खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग, धातुओं की सफाई के अंदर और जीवाणुओं के अन्य उपयोग में, ये सभी के सभी दोस्तों अम्लों का प्रयोग यानी कि एसिड का उपयोग किया जाता है। अक्षार का उपयोग दोस्तों दैनिक जीवन में कहां पर किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम के शोधन में, साबुन बनाने में, औषधि निर्माण में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, सफाई संबंधी कार्यों के लिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आप उदाहरण ले लीजिए, जो बेस होते हैं यानी कि अक्षार होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ये भी एक अक्षार है। इसमें जल की कठोरता को दूर करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, उर्वरक उद्योग में, औषधि निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है। एक है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो चीनी उद्योग में होता है और जो पेट की अम्लता होती है उसकी समस्या को दूर करने के लिए ये सब चीजें अक्षार के कारक होते हैं और इनका दैनिक जीवन में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा दोस्तों। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल दोस्तों जो 7 होती है, 14 उसके नंबर होते हैं। जो 7 पर होती है वो उदासीन होती है, जो 7 से नीचे होती है जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पर अम्लीय होता है, और जो 7 से ऊपर होती है वो होती है अक्षारीय है। तो इस प्रकार से दोस्तों पीएच स्केल मापा जाता है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। आपने ये सॉल्यूशन भी देखे होंगे कि सॉल्यूशन की मिश्रण किस प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों हेनरी का एक नियम है। हेनरी के नियम ने क्या कहा था, शीतल पेय पदार्थों में CO2 की जो विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल की अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन के कमी का अनुभव होना, यह हेनरी का नियम है। जब गोताखोर समुद्र से गहराई में जाते हैं दोस्तों, वहां दाब अधिक होने के कारण उनके रक्त में वायुमंडल गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ये दोस्तों हेनरी का नियम है। अब दोस्तों विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक समांग पदार्थ होता है, एक विषमांग पदार्थ होता है। यानी कि वो जो पदार्थ जो समांग होते हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं, और विषमांग दोस्तों मतलब इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसमें दोस्तों जैसे आपने निलंबन का सुना होगा और कोलाइड सुना होगा। कोलाइड दोस्तों ऐसे विषमांग मिश्रण होते हैं जो 2 पदार्थों से मिलकर बनते हैं, जैसे उदाहरण दूध है और ब्लड है। ठीक है, निलंबन दोस्तों छोटे छोटे कणों से ऐसे पदार्थों का विलायक अविलय होते हैं जो परंतु नग्न दिखाई देते हैं, और वो जो हमारी आंख है उनसे सीधे सीधे वो नहीं दिखाई देते। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, वायु में जो धुआं है उनमें आपस में जो पार्टिकल होते हैं वो नग्न हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। एक वास्तविक विलयन होता है दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण, जैसे आप नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं, वो विलय दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड विलयन का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो चर्म शोधन के क्षेत्र में किया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट फिल्मों के क्षेत्र में किया जाता है, रबर उद्योग में किया जाता है। एक और है दोस्तों टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? ये होता है दोस्तों टिंडल इफेक्ट, यानी कि आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक कोलाइड दिया जाएगा, सस्पेंशन दिया जाएगा, उसके अंदर दोस्तों एक बीम होगा, लाइट बीम आपको गुजारी जाएगी, उसके अंदर से दोस्तों आपको सॉल्यूशन के अंदर वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन कोलाइड के अंदर से वो दिखाई देगी, विजिबल होगी, और सस्पेंशन के अंदर भी वो विजिबल होगी। जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो प्योर वाटर होगा, और कोलाइड दोस्तों मिल्क का होगा, और जो सस्पेंशन होगा वो फ्लोर और मिल्क का होगा। ये है दोस्तों टिंडल इफेक्ट। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है कि टिंडल इफेक्ट, ये सीडीएस के अंदर भी पूछा गया था। मैं आपको अगेन एक बार फिर बता देता हूं, सीडीएस के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टिंडल इफेक्ट के बारे में, तो इसको ध्यान रखना है। एक लाइट बीम है, सॉल्यूशन दोस्तों कौन सा है, इसमें जो वाटर होता है वो आर पार निकल जाती है, जब इस पर लाइट बीम गुजारी जाती है तो इसके अंदर ये दोस्तों नॉट विजिबल होता है। ठीक है, कोलाइड के अंदर दोस्तों ये विजिबल होता है, जब ये एक मिल्क का पदार्थ होता है, जब इसमें गिलास के अंदर आप मिल्क देखते हैं, एक बीम को गुजारते हैं, तो वहां पर भी विजिबल होता है। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों फ्यूल की बात करता हूं। इसमें जो फ्यूल होते
हैं, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, ये दोस्तों ईंधन है। हमारे जो प्रकृति के में दोस्तों जो पेट्रोलियम पाया जाता है, डीजल, पेट्रोलियम से डीजल निकलता है, और जो कोयला पाया जाता है, इसके निर्माण के अंदर दोस्तों बहुत अधिक ज़्यादा हमारे देश के अंदर भी जो कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, लगभग 40, आप कह सकते हैं कि 53% लगभग हम कोयले से ही बिजली का उत्पादन करते हैं। कोयले का निर्माण बहुत समय से पहले चट्टानों के नीचे दबी वनस्पति से होता है, ये तो आपको बात पता ही होगी। और कोयले के दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे अच्छी मात्रा का दोस्तों कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट का प्रकृति का होता है, लगभग उसमें 94% के से 98% तक कार्बन होती है। जितनी ज़्यादा कार्बन होगी दोस्तों इतना ही ज़्यादा वो जलेगा, और जितनी ज़्यादा कार्बन रिलीज होगी दोस्तों आपको पता है कि जितनी ज़्यादा CO2 रिलीज होगी हमारे वातावरण को दूषित करेगी, तो हमारे लिए वो हानिकारक होगी। वहीं दोस्तों एक बिटुमिनस कोयला है, उसके अंदर दोस्तों जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से 85% होती है, और लिग्नाइट की जो एक लिग्नाइट का कोयला है उसके अंदर दोस्तों 28 से 30% की मात्रा होती है, और जो बिटुमिनस का कोयला है दोस्तों इसके अंदर 27% की मात्रा कार्बन की होती है। अब कुछ गैसें भी होती हैं दोस्तों जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, जैसे CH4 है, एथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्राकृतिक गैस के अंदर आती है। कोल गैस होती है, ऑयल गैस होती है, हरित डीजल होती है, LPG होती है, और CNG होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ऑयल गैस होती है या कोल गैस होती है इनमें से कौन सी है, तो CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, दोस्तों ये कोल गैस है, और प्राकृतिक गैस भी इन्हीं में से है। ठीक है। अब दोस्तों LPG को आपको इसका जो प्रोडक्ट होते हैं LPG के अंदर वो कौन कौन से गैस होते हैं, जैसे प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन है, और ब्यूटेन है, ये दोस्तों LPG के गुण है, इनको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन का दोस्तों ये मिश्रण होता है, ये ताप पर बहुत जल्दी मतलब निम्न ताप पर उसको द्रवित किया जाता है। CNG के अंदर दोस्तों मेथेन को उच्च दाब पर द्रवित करके मतलब उसको इकट्ठा किया जाता है, एक सिलेंडर में भरा जाता है, और CNG का निर्माण करते हैं दोस्तों। CNG एक दहन के अवांछित पदार्थ है जो बहुत कम मात्रा में, इतना ज्यादा कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा कार्बन के उत्सर्जन होगा दोस्तों इतनी ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का भी उत्पादन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों होता है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है दोस्तों हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन दोस्तों क्या होते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन सुना होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना होगा, इनके उपयोग के बारे में जानते हैं। पहले तो हाइड्रोजन का उपयोग कहां पे होता है। हाइड्रोजन दोस्तों वनस्पति तेल के निर्माण में करते हैं, और कार्बन पदार्थों के निर्माण में करते हैं। अम्लों के जैसे HCl, H2SO4 के निर्माण में, धातुकर्मी प्रक्रिया में आणविक हाइड्रोजन का उपयोग वेल्डिंग के में प्रोसेस में होता है। रॉकेट के ईंधन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग दोस्तों रासायन पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, विरंजक के रूप में किया जाता है। भारी जल का निर्माण दोस्तों इसमें जैसे विरंजक के रूप में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में, और भारी जल का जैसे DTO के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगे, जो आवर्त सारणी होती है, इसके अंदर दोस्तों ये जो एलिमेंट दिए गए हैं इनका क्या यूज होता है। ये दोस्तों हमारी प्रकृति से संयुक्त रूप से नहीं पाए जाते, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको इनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, ये जो नॉन मेटल है और मेटल है, नोबल गैस है, लेंथेसाइड है, और मेटलोइड है, और एल्काइन अर्थ है, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे जो पीरियोडिक टेबल में इनको क्रम में लगाया गया है। तो यही होती है दोस्तों पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा दोस्तों इनको मेटल को आपस इनको एक क्रम वाइज इनको रखा गया था। ठीक है। इनको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब S वर्ग के अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये S वर्ग के हैं जितने भी दोस्तों आप ये देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सभी के सभी दोस्तों S के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो S वर्ग के दोस्तों मैंने आपको बताया, S वर्ग के अंदर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आप ये देखिए ये S वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं, पहले तो इनके तत्वों के जो इनका यूज होता है वो कहां पर होता है। जो लिथियम है दोस्तों एल्युमिनियम के साथ मिलाकर वायुयान बनाने में, विद्युत रासायनिक सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वही सोडियम का उपयोग दोस्तों इसमें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, और इसका उपयोग दोस्तों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। सोडियम के कुछ प्रमुख यौगिक भी हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, नमक है यानी कि NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों ये सोडियम के जितने भी कुछ प्रमुख यौगिक हैं इनको आपको ध्यान रखना है। कुछ जैसे रासायनिक पदार्थ है, जैसे धमन सोडा है, और खाने का सोडा है, ग्लोबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पेरोक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सभी के सभी दोस्तों जो सोडियम के जितने भी यौगिक हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अक्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी है दोस्तों, जो S ब्लॉक में आती हैं, जैसे द्वितीय वर्ग में स्थित धातुओं की अक्षारीय
क्षारीय मृदा होते हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सिरिडियम है, बेरियम है, ये सभी के सभी दोस्तों ये धातुएं होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी बातें बताते चलूंगा, आप चाहे लिखते भी चलिए तो ये सब बातें आपकी हो जाएंगी और आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पता होगा, आप सीडीएस और एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 16 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आपको उसके लिए बने रहना है। अब दोस्तों कैल्शियम की बात करता हूं। कैल्शियम क्या होता है? प्रकृति में जो सल्फेट होता है, फास्फेट होता है, सिलिकेट होता है, कार्बोनेट होता है, फ्लोराइड होता है आदि के रूप में इसको पाया जाता है। कैल्शियम स्वतंत्र रूप से अवस्था में नहीं पाया जाता। कैल्शियम जो ऑक्साइड होती है दोस्तों, कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक होने की वजह से इसका जो उपयोग होता है दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शीशा उद्योग में, चर्म उद्योग में, इसके साथ साथ इसका चीनी ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण आपने सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों घर के जब आप देखते हैं जो पीओपी किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका जो सूत्र होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 0.5 H2O। ठीक है, ये है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। अब मैं दोस्तों पी वर्ग के कुछ बातें करता हूं। जो पी वर्ग होते हैं दोस्तों, पी वर्ग कौन से होते हैं आपको ये ध्यान रखना है। ये है दोस्तों पी वर्ग के, इनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। ये क्योंकि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसको आपको ध्यान रखना है, इनसे ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये दोस्तों पूरी की पूरी केमिस्ट्री बस यही है, इसी को आपको अगर अच्छे से आपने किया तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो लगभग 90% केमिस्ट्री इसी से आपकी कवर हो जाएगी, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसमें मैं अब बात करूंगा दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों की, यानी कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है इसमें आपको डिस्कस करूंगा। जैसे बोरोन है, ये आप बोरोन ले लीजिए, बी है दोस्तों, ये बोरोन को ले लीजिए। बोरोन फाइबर का उपयोग दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है और वायुयान के निर्माण में इसका उपयोग होने से हल्के उपकरणों के निर्माण में होता है। नाभिक के रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। उष्मारोधी शीशे जितने भी होते हैं, बोरेक्स अम्ल के, ऑर्थोबोरिक अम्ल का इसका उपयोग किया जाता है। अब एल्युमिनियम दोस्तों इसमें बात करता हूं। एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम Al, यह एक प्रमुख धातु है। इसका उपयोग दोस्तों तारों में, बर्तन निर्माण में, वायु निर्माण में, औद्योगिक वायुयान निर्माण में, औद्योगिक कार्यों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कार्बन की बात करता हूं दोस्तों। जो कार्बन होता है, कार्बन दोस्तों एक गति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह प्रकृति में मुक्त रूप से, संयुक्त रूप से और अवस्था में पाया जाता है। कार्बन हमेशा से ही हमारे इन्वायरमेंट में यह मौजूद रहता है। जहां कार्बन मुक्त अवस्था में जैसे कोयले से, हीरे से, ग्रेफाइट में पाया जाता है, वहीं यह संयुक्त अवस्था में दोस्तों जैसे धात्विक, कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन में भी यह पाया जाता है। ठीक है, C14 दोस्तों इसका उपयोग आपने सुना होगा रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। जैसे सूक्ष्म बरस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में ठोस होती है, इसका उपयोग दोस्तों प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो कार्बन का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज है। अब सिलिकॉन की बात करता हूं। सिलिकॉन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा सिलिकॉन। ठीक है, ये दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व हैं, आप इनको ध्यान रखना है। फास्फोरस भी मैं आपको, सिलिकॉन की बात करता हूं दोस्तों। सिलिकॉन का उपयोग भी सौर ऊर्जा के संयंत्रों में, शीशा उपयोग में, और फास्फोरस का उपयोग दोस्तों जैसे सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये 3 प्रकार के फास्फोरस होते हैं। सफेद फास्फोरस जैसे मोम जैसे ठोस अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, और लाल फास्फोरस जैसे जो जहरीले होते हैं और नहीं वे अंधेरे में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फास्फीन का उपयोग, ओजोन, सल्फर, ये H2SO4, ये सभी के सभी दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। पी ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे पी ब्लॉक में अक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर दोस्तों वो सभी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है कि किस प्रकार के ये जो तत्व हैं ये कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों हैलोजन के बारे में। ये तो मैंने बात की जो दोस्तों पी के बारे में। अब हैलोजन के बारे में बात करता हूं। हैलोजन दोस्तों आवर्त सारणी के जो 17वें वर्ग में होते हैं, स्थित तत्वों के हैलोजन होते हैं। साथ मैंने क्या बताया, 17वें वर्ग में होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, ये होते हैं दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टीन है, ये सभी के सभी दोस्तों हैलोजन होते हैं। इनको हैलोजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हैलोजन का उपयोग कहां पर किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग दोस्तों जो अग्निशमन, उनको मतलब ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड औद्योगिक उत्पादन में, नींद की दवा के रूप में, ये सभी के सभी दोस्तों ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन पदार्थों की। आयोडीन का उपयोग दोस्तों जैसे गलकंड के बीमारियों के रूप में और जीवाणु के रूप में, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल के रूप में, और आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों हम जो नमक खाते हैं उसके अंदर भी आयोडीन होते हैं दोस्तों, यही वो आयोडीन होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना है एस्टेटिन, ये अब इनको ध्यान रखना है। अब अक्रिय गैस दोस्तों जो हीलियम है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, और जीनोन है, रेडॉन है और मैग्नीज है, ये सभी के सभी दोस्तों ये होते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, यानी कि
इनके कोई मतलब क्रिया नहीं होती या अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम के अंदर दोस्तों अज्वलनशील और कम घनत्व वाली गैस होती है। इसका उपयोग गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। ये आपको क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है और पहले भी पूछा गया और अब भी पूछा जाएगा। नियोन दोस्तों, इसका उपयोग विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए, स्फुरदीप्त बल्बों में स्फुरण के लिए, विज्ञापनों में, हवाई अड्डों के चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। आर्गन का इसको दोस्तों धातुओं की वेल्डिंग के में आर्गन का उपयोग किया जाता है। उसमें आग बुझाने के लिए किया जाता है। विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस आर्गन ही है। ठीक है। और जिनोन गैस दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जिनोन गैस अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण जिनोन करती है। इसका उपयोग दोस्तों भी हमारे वातावरण में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आयरन की बात करता हूं दोस्तों, आयरन की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आयरन क्या होती है? यह डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का दोस्तों कहां पर मिलेगा आपका? यह है डी ब्लॉक के तत्व। ये पी ब्लॉक के हो गए, ये हमारे हो गए एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व दोस्तों क्या होता है? लोहा संक्रमण धातु मानव शरीर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहते हैं। हरी सब्जियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आयरन का। आयरन दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हमारे जो खून में होता है वो सबसे ज्यादा आयरन ही पाया जाता है। ठीक है। स्टेनलेस उत्पाद होते हैं, जैसे लोहा भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ये सभी के सभी दोस्तों कठोर होते हैं, भांगुर होते हैं, मतलब लचीले होते हैं। इस्पात में दोस्तों 15% ये क्रोमियम मिलाकर निर्मित किया जाता है। यह बहुत कठोर हो जाता है। फिर मैग्नीज होता है दोस्तों, इसमें लोहा मैग्नीज मिलकर 6 से 15% मिलाया जाता है। तांबा भी दोस्तों ये जो होता है डी ब्लॉक के तत्व में होता है। डी ब्लॉक का मतलब क्या है दोस्तों? डी ब्लॉक का मतलब है कि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रवेश पाता है। ठीक है। तांबे का उपयोग आपको पता ही होगा दोस्तों, तांबा कॉपराइट। और सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों, जो तार होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। बर्तन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तांबे के सिक्के ढलाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा यूज होते हैं तांबे का। ठीक है। और जिंक आपने जस्ते हुए सुना होगा दोस्तों, जो जिंक होता है ब्लेड, इसका उपयोग उष्मा विद्युत चालक के रूप में। जिंक सल्फेट होता है, वे जिंक ऑक्साइड, इसके जिंक से जो पदार्थ बनते हैं, जैसे निप्तोलिन होता है, लिथोफोन होता है, जिंक फास्फाइड होता है, इनका भी जो चूहे की जो मारने की जो दवाई होती है दोस्तों, वो जिंक फास्फाइड में होता है। ठीक है। जिंक फास्फाइड उसके अंदर होता है। जिंक ऑक्साइड दोस्तों चिकित्सीय दृष्टि से एक उपयोगी यौगिक है, जिसका उपयोग कृत्रिम दांत व कृत्रिम रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अब है एजी, यानी कि चांदी। चांदी के अंदर भी दोस्तों, चांदी उष्मा का एक विद्युत सुचालक है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा कंडक्टर है, करंट का कंडक्टर है दोस्तों ये। और चांदी दोस्तों एक धातु होती है जिसके आभूषण के रूप में भी इसके आज के टाइम में योग होता है। और वहीं इसके जो यौगिक होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग दोस्तों फोटोग्राफी के सल ग्लास बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग आजकल, इसका उपयोग दोस्तों कृत्रिम वर्षा में भी कराने के लिए किया जा रहा है। सिल्वर नाइट्रेट का यह चांदी का एक प्रमुख यौगिक होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। मतदान के समय अंगुली पर जो निशान लगाए जाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर ही लगाए जाते हैं। जब आप कभी मतदान करने या फिर वोट डालने जाते हैं तो जो दोस्तों हमारे अंगुली पर जो साइन लगाई जाती है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब Hg की बात करता हूं, यानी कि पारा। जो Hg है दोस्तों वो कहां पर है? इसमें ही डी ब्लॉक के तत्व में ये आपको पाया जाएगा। ठीक है। एक प्राकृतिक स्वतंत्र में एक विकल्प है जो अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। पारे का यूज दोस्तों, आप CFL लाइट होती है जो वहां पर भी हम करते थे, जो CFL लाइट, जो बड़ी बड़ी लाइट आपने देखी होगी, वहां पर उसका पारे का उपयोग किया जाता है। पारे के जो प्रमुख जो यौगिक हैं दोस्तों, वो मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है दोस्तों, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इनका उपयोग दोस्तों जैसे आप अभिकर्मक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, और जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होती है दोस्तों सिंदूर के निर्माण में किया जाता है। अमलगम के बारे में दोस्तों, अमलगम कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों प्लेटिनम की। प्लेटिनम भी दोस्तों डी ब्लॉक का ही तत्व है। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, जैसे प्लूटिनम है, थोरियम है, ये सभी के सभी दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों प्रकृति संतरण में अवस्था में नहीं पाए जाते। जो यूरेनियम है, थोरियम है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लगभग इनको एनरिच किया जाता है। एनरिच किस प्रकार से? भंडार मिल गए, यूरेनियम के भंडार मिल गए, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। जैसे गोल्ड स्वतंत्र रूप से मिलता है। अगर कहीं पर गोल्ड मिल जाता है तो उसको कहीं पर भी, मतलब उसको निकालने के लिए, उसको पिघलाने के लिए या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो सीधा सीधा मिल जाता है। लेकिन जो यूरेनियम होता है दोस्तों, उसको एक्सट्रैक्ट, उसको एनरिच करने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत बड़े रासायनिक गुण उसमें पाए जाते हैं, वो सभी के सभी उसको एनरिच करने के लिए। ठीक है। थोरियम को दोस्तों इस प्रकार से अलग किया जाता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अकार्बनिक यौगिक के बारे में। कांच,
सोडा कांच, कठोर कांच, पायरेक्स कांच, फोटोक्रोमिक कांच, ग्लास कांच, ये सभी के सभी दोस्तों कांच के उपयोग होते हैं। हाइड्रोकार्बन दोस्तों क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दोस्तों जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे बेंजीन होते हैं, और इसमें आप टाइलून होते हैं, बेंजीन, फिनॉल होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? स्टाराइन, फिनॉल, नाइनोल आदि के साथ में इसकी मात्रा को बेंजीन का उपयोग रबर के रूप में, पदार्थ के रूप में, डाई, डिटर्जेंट और विस्फोटक कीटनाशक होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों स्टायरीन का उपयोग। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन होते हैं। वही टाइलिन का उपयोग दोस्तों जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसमें किया जाता है। बेंजोइक एसिड का जो होते हैं दोस्तों वो कीटों के रूप में इसका सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। एनिलीन का उपयोग भी होता है। फिनोल का उपयोग आपने सुना होगा। फिनोल जब आप कभी भी सौंदर्य के प्रसाधन में, बलों के रंजक में रूप में, फिर जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, या फिर फिनोल का उपयोग दोस्तों जो चिकित्सा होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो इसका ज़्यादा यूज करते हैं। बेंजोइक अम्ल होता है, सैक्रिन होते हैं, नेप्थलीन होता है। ये सभी के सभी जैसे आपने नेप्थलीन की गोलियां सुनी होगी जो कपड़ों के जो सड़ने से, कीड़ों से बचाने के लिए कपड़ों में रखा जाता है। एल्डिहाइड का उपयोग भी होता है दोस्तों। मेथिलीन का जो प्लास्टिक उत्पाद होते हैं उनके निर्माण में बेकेलाइट का उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। कीटोन क्या होते हैं दोस्तों? कीटोन इनका उपयोग नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश होती है उनको हटाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग दोस्तों, इसका उपयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक होते हैं उनके रूप में किया जाता है। साबुन के उद्योग में किया जाता है। तो ये दोस्तों ये सभी के सभी चीजें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको ध्यान रखना है। लैक्टिक एसिड का उपयोग दोस्तों ये सबसे ज्यादा खट्टे दूध में पाया जाता है। मांसपेशियों में इसमें अम्ल एक थकावट महसूस होने लगती है। ये सभी के सभी दोस्तों इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, और यह एक ड्राइकोल एल्कोहल होती है। इसका उपयोग दोस्तों ठंडे स्थानों पर, वाहनों में, रेडिएटरों में किया जाता है। इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो कम बना रहता है। ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। पायरीन होती है दोस्तों, रेक्सिन होती है, आंसू यानी कि टीयर गैस होती है। इसमें टीयर गैस के अंदर दोस्तों एसिटोफिनोन होती है जो एक्रोलिन होते हैं, इसके कुछ प्रमुख आंसू गैस होते हैं। ल्यूसाइड होती है, एक अत्यंत विषैली गैस है। इसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के रूप में किया जाता है। मार्स गैस होती है जिसको CH4 के मेथेन गैस कहा जाता है। वैक्सीन होती है दोस्तों। DDT क्या होती है? इसका रासायनिक नाम डाइक्रोलो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो। इसका उपयोग दोस्तों कीटनाशक के रूप में DTK जो बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है वो DTK होते हैं। ठीक है। डिटर्जेंट क्या होते हैं दोस्तों? ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं। इनमें सल्फोनिक अम्ल होता है, सोडियम लवण होते हैं। सभी कार्यों के लिए इनका प्रोजेक्ट साबुन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे 70% वसा होती है जो हमारे शरीर के अंदर भी, मतलब हम जो चीज़ बाहर से लेते हैं जैसे अंडा है, दूध है, उनके अंदर दोस्तों सैचुरेटेड फैट होते हैं जो हमारे शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जो दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो असतत वसा होते हैं, वो हमारे शरीर को हार्म करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो थक्का जमने लगता है, खून को मोटा करते हैं, हमारी चर्बी को बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वनस्पति तेल है, घी है, मछलियों में पाए जाने वाली वसा है, ये दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। रेडियो सक्रिय दोस्तों कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा किरणें। यहाँ के रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जो दोस्तों जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। जैसे रेडियो सक्रिय तत्व, इनका जो उपयोग होता है दोस्तों जो प्लूटोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, परमाणु बम होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो परमाणु, हमारे जो ऊर्जा संयंत्र है, मतलब हमारे जो बिजली बनाने के जो परमाणु होते हैं, परमाणु जो जिनसे हम बिजली बनाते हैं परमाणु से, वो यूरेनियम और थोरियम से मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। ये ज्यादातर जल्दी सी मात्रा में हमारे जो पृथ्वी पर इतनी जल्दी से नहीं पाए जाते, उनको एनरिच करना पड़ता है। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों रेडियोएक्टिव किरणें। 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, और किण्वन है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी बातें दोस्तों मैंने आपको आज केमिस्ट्री के अंदर बताई, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या कि आपको इनका यूज आना चाहिए। कि यूपीएससी हमेशा से ऐसा आपसे सवाल सीधे नहीं पूछती है केमिस्ट्री के अंदर कि भाई ये जो सोडियम है इसका आप सूत्र बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए, ये नहीं पूछती है। आपको यौगिक के बारे में पूछ ले कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके दोस्तों यूपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यूपीएससी कभी भी ऐसे आपको क्वेश्चन सेट करके नहीं देगी कि आप उसको इजीली हल कर पाए। आपकी कॉमन सेंस को चेक करती है, तो बस आपको कॉमन सेंस बना के रखनी है, तो आपको अच्छे से आपका जो
जो एग्जाम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CDS हो, NDA हो, CAPF हो, APF हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ईजिली सभी क्वेश्चन हल होते जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और इसको शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आने वाले समय में उनको भी पता चले कि किस प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।